नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की कालाबाजारी रोकने में एक बड़ी खबर यहां मिल रही है। दरअसल चिकित्सा विभाग ने 13 अप्रैल को निकले आदेश को विड्रॉ किया है। आदेश में निजी अस्पतालों में इंजेक्शन के लिए की गई थी नई व्यवस्था। इस दौरान सीएमएचओ और डीएसओ के जरिए इंजेक्शन आवंटन की व्यवस्था की गई। कोविड ट्रीटमेंट के लिए अधिकृत अस्पतालों को ही इंजेक्शन देने के निर्देश दिए गए थे। दोनों इंजेक्शन के ओवर द काउंटर बेचान पर भी रोक लगाई गई थी। लेकिन अचानक कोरोना पेशेंट्स बढ़ने के बाद निजी अस्पतालों में इंजेक्शन की मारामारी हो गई। ऐसे में कई बड़े अस्पतालों ने उच्च स्तर पर पहुंचाई अपनी समस्या और चिकित्सा विभाग ने नई व्यवस्था वापस ले ली। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर के स्टॉक की मॉनिटरिंग जारी रहेगी और यह मॉनिटरिंग इसलिए जारी रहेगी ताकि बीच में कालाबाजारी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई स्टॉकिस्ट इन इंजेक्शन का स्टॉक कर ले और उसकी वजह से एक बार फिर से किल्लत महसूस हो या फिर दाम बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पेशेंट्स लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, उसको देखते हुए इस आदेश को वापस ले लिया गया, जिसमें कहा गया था कि सीएमएचओ ही अधिकृत होगा इंजेक्शन को किसी तक पहुंचाने के लिए। निजी अस्पतालों में इसके बाद भारी किल्लत हुई। उन्होंने अपनी बात को उच्च स्तर पर पहुंचाया और उसके बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना की रामबाण दवा के तौर पर भारत में इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कमी का मतलब यह है कि मरीजों की जिंदगी पर संकट आ रहा है। बीजेपी नेता के घर में देसी अरबी खजूर। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के खेत पर फल रहे अरब के खजूर। कृषि वैज्ञानिक दल ने खजूर की खेती का अवलोकन किया। कुलपति जेएस सिंधु की अगुवाई में जोबनेर कृषि विद्यालय के वैज्ञानिक आए थे। कृषि वैज्ञानिकों को खजूर के पौधों की जानकारी सैनी दे चुके हैं। रोग और पॉलिनेशन की जानकारी पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने दी। कृषि वैज्ञानिकों को पॉली हाउस में टमाटर फसल की जानकारी भी दी। आपको याद होगा कि बीती सरकार में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी कई तरीके के नवाचार करते हुए नजर आए थे। उनमें एक अरब का खजूर भी था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी फसलों को भी उगाया गया था पॉली हाउस के अंदर, जो यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। लेकिन जो हम बात करें वो दरअसल अरबी खजूर की है और उसकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों को पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने दी। और अब बात करते हैं सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ में वोट काटू समीकरण पर टिका चुनाव। कांग्रेस व बीजेपी में सीधा मुकाबला है सुजानगढ़ के अंदर। आरएलपी ने समीकरण बिगाड़ने के लिए ताकत झोंक रखी है। सिंपैथी कार्ड के भरोसे मैदान में है मास्टर जी के बेटे यानी कि मनोज मेघवाल। वहीं 5वीं बार टिकट लेने वाले खेमाराम मेघवाल हैं बीजेपी से। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की साख भी दांव पर लगी हुई है। चुनाव में सबसे ज्यादा दौरे सुजानगढ़ के ही डोटासरा ने किए हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा से लगता हुआ या कहीं के गृह जिला है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की भी कड़ी परीक्षा इस चुनाव में दिखाई देगी। डोटासरा और भाटी को है गहलोत की घोषणाओं पर पूरा भरोसा। वहीं बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसबा की साख भी दांव पर लगी है। मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है बीजेपी। वहीं जयपुर से गहलोत के हाथ में है पूरी कमान। सीएमआर से ही पूरे चुनाव का मैनेजमेंट गहलोत कर रही है। लेकिन कल मतदान है। फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि सुबह से हम हर अपडेट आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कहां पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है और कैसे लोगों का रुझान दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने पूरा दम लगाया। कुछ ऐसे चेहरे जो हार जीत के साथ पार्टी के अंदर कितने ऊपर तक जाएंगे या फिर उनके ग्राफ में कितनी कमी आएगी, ये तय होगा। दो चेहरे कांग्रेस की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा और भंवर सिंह भाटी, बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसबा। सवाल यह भी है कि क्या चुनाव के बाद लगेगा बीजेपी कार्यालय के बाहर से हटाया गया होर्डिंग। बीजेपी कार्यालय के बाहर से 2 दिन पूर्व हटाया गया था बड़ा होर्डिंग, जिस पर लगी थी 4 नेताओं की फोटो। नेताओं की फोटो जो लगी थी उनमें नाम थे सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़। अब सियासी हलकों में एक खास चर्चा है।
नए होर्डिंग में हो सकते हैं केवल 2 ही नेता, जिनमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के फोटो हो सकते हैं, यानी कि राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे का फोटो इससे गायब हो सकता है। बहरहाल नए होर्डिंग के लगने का इंतजार है। आखिर पहले की तरह से होगा या इस बार बदलाव कर दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी खास चर्चा है। कहा जा रहा है कि अगर चारों का लगता तो पहले ही लग चुका होता ऐसा पोस्टर, लेकिन इंतजार किया जा रहा है 3 बाई इलेक्शन के परिणामों का और उसके बाद हो सकता है कि पोस्टर पर भी इसका असर दिखाई दे और जो 4 चेहरे इस वक्त हैं, यानी कि सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, इनमें से सिर्फ 2 चेहरे बचे। एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सतीश पूनिया और दूसरा नेता प्रतिपक्ष यानी कि गुलाबचंद कटारिया। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक बना परेशानी। राजपूत वर्ग में आज राजसमंद में रैली निकाली, अन्य समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नाराजगी नजर आई। बीजेपी के राजपूत नेता डैमेज कंट्रोल में लगातार जुटे हैं। सांसद दिया कुमारी के प्रयास लगातार जारी हैं। राजसमंद सांसद को 0 से एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ रही है। दिवंगत सांसद हरिओम सिंह राठौड़ की कमी बीजेपी को महसूस हो रही है। दरअसल गुलाबचंद कटारिया ने जो बयान दिया उसके बाद से न सिर्फ राजपूत समाज ने नाराजगी जाहिर की, बल्कि राजसमंद में जाकर एक सभा भी की, आक्रोश व्यक्त किया गया और वो आक्रोश अभी भी दिखाई दे रहा है। यानी कि जो सहानुभूति बीजेपी के प्रति दिखाई दे रही थी उस पर अब ये आक्रोश थोड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए और इसकी जिम्मेदारी दी है राज परिवार से लगती सांसद दिया कुमारी। वो लगातार कोशिश कर रही है, लगातार वो लोगों के संपर्क में आ रही हैं। हालांकि गुलाबचंद कटारिया ने भी उस बयान के बाद माफी मांगी, लेकिन लोगों के अंदर कितनी नाराजगी या उस माफी के बाद वो नाराजगी दूर हो गई, ये कल मतदान के जरिए पता लग जाएगा कि लोगों के जहन में क्या है क्या नहीं। और 2 मई को जब परिणाम आएंगे तब तो पूरी तस्वीर ही साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में इस बयान की वजह से राजसमंद का जो परिणाम है वो बीजेपी से इतर गया या फिर माफी के बाद जो परंपरागत वोट बैंक था, जो एक गढ़ बीजेपी का कहा जाता था, उसको बचाने में कामयाबी। ये अब पूरा बीजेपी से इतर जनता के हाथ में आ चला है। वहीं धर्मकर में उपचुनाव के साइड इफेक्ट भी दिखाई दिए। इस बार नवरात्रों में उपचुनाव से कई नेताओं की सामने दुविधा। आखिर कैसे करें 9 दिन के नवरात्र विधि विधान से? एक तरफ कोरोना में डॉक्टर का कहना भूखे ना रहना, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना ताकि इम्यूनिटी वीक होने की नौबत ना आए। दूसरी तरफ घर के बाहर विधि विधान से नवरात्र नहीं है संभव। ऐसे में ज्यादातर नेताओं ने इस बार विधि विधान वाले नवरात्रे नहीं किए। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। जावड़ेकर ने संपर्क में रहने वालों से अपील किया और कहा कि जो भी मेरे संपर्क में आए वो टेस्ट जरूर करवाएं। दरअसल वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके बाद जैसे उनको ये पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तुरंत उन्होंने ट्वीट करके बाकियों को आगाह किया कि जो भी बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं उन सभी को टेस्ट करवाने की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट करवाएंगे तो ये तस्वीर सामने होगी कि वो संक्रमित हुए या नहीं। क्योंकि इस बार जो कोरोना है उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रही हैं। ज्यादातर ऐसे केसेस जिनमें सिम्टम्स नहीं है लेकिन अचानक से तबीयत खराब होती है और फिर वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है, ऑक्सीजन पर लेना पड़ता है। इसलिए जो भी संपर्क में आए उनको आगाह किया गया है प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से और कहा गया कि आप भी टेस्ट करवा लीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और परिवार में। वहीं मध्य प्रदेश से आई कोरोना की डरावनी तस्वीर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भोपाल में कोरोना का भयंकर प्रकोप है। मंगलवार को 84 शव या तो जलाए गए या फिर दफनाए गए। आरोपों पर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने सरकार का बचाव किया और कहा कि कोविड मामलों की अंडर रिपोर्टिंग सरकार नहीं कर रही है। सरकार के मुताबिक एक दिन में 6477 मामले आए, 32 मौतें हुई। लेकिन शमशानों कब्रिस्तानों में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है जो डरा रही है, जो बता रही है कि शायद सरकारी आंकड़ों में और जमीनी हकीकत में
काफी ज्यादा अंतर है जिसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि सरकार जो कह रही है कि सिर्फ 6,477 केस आए, 32 मौतें हुई, जबकि शमशान में जलती हुई और कब्रिस्तान में दफनाती हुई 84 लाशें मिली। इसका मतलब यह कि जितना आंकड़ा दिखाई दे रहा है उससे 3 गुना ज्यादा है। हालांकि इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि कई शमशान ऐसे हैं जहां वेटिंग चल रही है, मतलब किसी की कोरोना से डेथ होने के बाद शमशान में जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी वजह से भी आंकड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन इतने आंकड़े नहीं बढ़ सकते। तो क्या वाकई में जमीनी हकीकत और सरकारी आंकड़ों के बीच में गफलत है, और वो गफलत यकीनन देश को डराने वाली। और अब बात करते हैं हावड़ा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार की, जिन्होंने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। पाबंदी हटते ही फिर जवानों से गोली चलाने की अपील की है। चुनाव आयोग ने राहुल सिन्हा पर पहले ही 48 घंटे की पाबंदी लगाई थी उनके बयानों को लेकर, लेकिन जैसे ही पाबंदी खत्म हुई, साहब सुधरे नहीं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा एक बार फिर गरजे और जवानों से कहा कि हमला करने वालों को गोली मारनी चाहिए। कौन जीता है मरता है, इसकी चिंता करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का कल मतदान है, और उससे पहले इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं। विवादित से ज्यादा कहीं भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया की, क्योंकि यहां के समीकरण को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ही आपस में आश्वस्त नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी को मिले थे टीएमसी से ज्यादा वोट, इसलिए बीजेपी ये सोच रही है कि जो लोकसभा में वोट उनको मिले उसको क्यों ना विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए। नादिया जिले की 17 में से 12 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, क्योंकि विधानसभा के अंदर टीएमसी ने यहां कब्जा किया था, और वो सोच रही है कि बीते चुनाव में जो विधानसभा में किया वो इस बार फिर किया जाए। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, हर कोई जानता है। सबसे ज्यादा जरूरी चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का, बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया, जबकि टीएमसी की तरफ से स्थिति लगभग स्पष्ट है। यहां बीजेपी को उम्मीद, लेकिन टीएमसी का जोर भी कम नहीं है। अलबत्ता ममता सरकार की नादिया के लोगों के प्रति जो नीतियां चली, उसके बाद नादिया के लोगों का रुझान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम 2 मई को आएंगे। लोकसभा के बाद जो बढ़त बीजेपी ने नादिया में हासिल की थी, क्या विधानसभा तक वो बरकरार है, या फिर जो बीते चुनाव में टीएमसी ने कारनामा कर दिखाया था, उस कारनामे को यहां कायम करते हुए लोकसभा में जो बीजेपी को वोट मिले उनको अपने पाले में वापस खींचे। और अब बात करते हैं 6 महीनों से ज्यादा समय से लंबित सिफारिशों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया और पूछा है कि जजों की नियुक्ति के लिए भेजी जाती सिफारिशें, क्या जवाब के लिए समय सीमा तय की जाएगी? क्या सरकार समय सीमा तय करेगी कि अगर उनको कुछ सवाल भेजा गया है, कुछ भेजा गया है, तो उसका जवाब कितने वक्त में वापस आएगा? इस पर अटॉर्नी जनरल ने सीजेआई बेंच को आश्वस्त किया और कहा कि हाईकोर्ट जजों के लिए 10 नामों पर फैसला आगामी 3 माह में हो जाएगा। और अब बात करते हैं एक ऐसे भगोड़े की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर को अर्श पर लेकर चला गया था। दरअसल ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा नीरव मोदी, जिसने बैंकिंग सेक्टर को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया था। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई है और ब्रिटेन के गृह विभाग ने यह मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, जिसने लोन लिया और उसके बाद भाग गया। अब वो वापस हिंदुस्तान आएगा। उम्मीद करेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और साथ में कठोर सजा होगी। अक्सर आप ये सोचते हैं कि गांवों के अंदर लोग टीवी नहीं देखते, शहरों में ज्यादा देखते हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई वो इससे बिल्कुल उलट है। इस समय शहरों से ज्यादा गांवों में टीवी चल रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार की ताजा स्टडी ये बताती है कि टीवी यूनिवर्स असेसमेंट 2020 में एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट तैयार की गई भारतीय घरों को लेकर। भारतीय घरों में इस समय 21 करोड़ टेलीविजन सेट हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी देखने वाले लोग 9% बढ़ गए हैं।
जबकि शहरों में टीवी देखने वालों की संख्या सिर्फ 4% बढ़ी है। अब इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में टीवी हाथ में आ गया है, यानी कि मोबाइल को ही लोगों ने टीवी बना लिया है। फिर चाहे मूवी देखनी हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, या फिर कोई सीरियल देखना हो, या फिर मैच ही क्यों ना देखना हो। और ये शायद एक बड़ी वजह हो सकती है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में टीवी देखने का चलन ज्यादा हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सच है लेकिन बेहद कड़वा सच है वर्तमान स्थितियों का। कोरोना को लेकर अब छोटे व्यापारियों में अजब सा डर है। रेहड़ी वाले, थड़ी वाले, ठेले वाले और मजदूर तबके में डर है। पिछले साल वाले भयावह दिनों को याद करके सिहर उठते हैं। अब रोजी रोटी को लेकर चिंता भी सताने लगी है। कहीं पहले जैसे हालात ना पैदा हो जाएं कि संपूर्ण लॉकडाउन कर दे हालात बुरे, क्योंकि जमा धन तो गत वर्ष ही खर्च हो गया, बाकी उधारी या तो अभी जारी या चुक चुकी अभी तक। हालांकि सरकारों को इन तबकों की बेहद फिक्र है, लेकिन अब के हालातों की सख्ती से कई लघु और सूक्ष्म धंधे फिर चौपट होने के कगार पर है। और देखिए जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन या कहीं की कर्फ्यू लगा है, उसके बाद इनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जो रेहड़ी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, जो शाम को अपना रोजगार करते हैं और उसके जरिए रोजी रोटी कमाते हैं, उनके सामने भारी समस्या। वीकेंड पर जब सबसे ज्यादा उनकी सेल होती है, उस दौरान ना वो रेहड़ी लगा पाएंगे और ना ही उनके ठेले पर कोई आ पाएगा। और इसीलिए वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीते साल जैसी स्थिति उनके सामने खड़ी हो जाए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में उनकी जेब में पैसा नहीं है। जो उनके जमा पूंजी थी वो बीते एक साल में खर्च हो चली है। अब वो धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर ला रहे थे, लेकिन फिर से कोरोना अनकंट्रोल हुआ और उनकी जिंदगी को भी अनकंट्रोल करता हुआ चला गया। सरकार काफी तरीके से सहायता कर रही है, लेकिन फिर भी कई लघु और सूक्ष्म धंधे फिर से चौपट होने की कगार पर पहुंच चुके। वहीं सवाल यह है कि कोरोना बढ़ने से किसकी मौज हुई है। नई मधुशाला खोलने वालों की इन दिनों जमकर मौज है। स्कूल, अस्पताल, मंदिर के पास में खुली मधुशाला का विरोध होता, लेकिन जैसे ही विरोध के लिए पहुंचते लोग, ठेकेदार पुलिस को बुला बंद करा देते आवास। महामारी एक्ट की अवहेलना में पुलिस हटा देती आंदोलनकारियों को। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। इमली फाटक, प्रताप नगर, कठपुतली नगर में ऐसा ही कुछ हुआ है। और महामारी की आड़ में धड़ल्ले से ये नई मधुशालाएं खुल रही हैं। कमाल की बात यह है कि अब ना स्कूल खुल रहे हैं और ना ही देवालय खुल रहे हैं, लेकिन मधुशालाएं खुलेंगी। वहीं मधुशालाओं वाले महकमे में अफसर सूने हुए हैं। आमजन कितना ही विरोध कर ले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर शहर के अफसरों का कुछ ऐसा ही रवैया है। हर दिन 4 से 6 नई मधुशालाओं के विरोध में पहुंचते लोग निरीक्षक से लेकर जिले के प्रभारी तक गुहार लगाते और दिखावे की बात कहकर आमजन को वहां से टरका देते हैं ये अफसर। लेकिन इन ज्ञापनों पर नहीं होती किसी तरह की कार्रवाई, बल्कि अगले कुछ दिन में सुचारू हो जाती मधुशाला। आखिर क्यों जन विरोध को अहमियत नहीं दे रहे महकमे के अफसर, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मधुशालाओं की मौज हो रही है और आम जन की आवाज को कोई सुन नहीं रहा। और अब बात करते हैं वन क्षेत्र की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। वीकेंड कर्फ्यू के चलते प्रदेश के दोनों टाइगर पार्क बंद कर दिए गए हैं। 17 और 18 अप्रैल को बंद रहेंगे रणथंभौर और सरिस्का। वन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, यानी कि अगर आप इस वीकेंड राजस्थान में घूमना चाहते थे, घूमने के लिए आ रहे थे, तो सबसे बड़ी समस्या तो यही कि वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन जो सरिस्का और रणथंभौर पहुंच गए होंगे उनके लिए भारी समस्या है, क्योंकि 17 और 18 अप्रैल को रणथंभौर और सरिस्का बंद रहेंगे, यानी कि वो होते हुए भी भ्रमण नहीं कर पाएंगे। भारत में रिटेल बैंकिंग बिजनेस बंद करेगी सिटी बैंक। क्रेडिट कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट, पर्सनल लोन बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि 1985 से भारत में रिटेल बैंकिंग कारोबार का सिटी बैंक एक तरीके से संचालन कर रहा था। भारत सहित 13 देशों के अंदर रिटेल कारोबार समेटने की अब तैयारी सिटी बैंक ने कर ली है।
लेकिन कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग पर उसका फोकस अभी भी रहेगा। और बात अब उस सवाल की जो खड़ा हो गया है कि क्या काबुल के हालात बदल जाएंगे? अमेरिकी सेना की वापसी से बदलेंगे अफगानिस्तान के हालात? रूस, चीन और पाकिस्तान को मिलेगा दखल अंदाजी का मौका, और इस मौके की तलाश में वो न जाने कितने सालों से बैठे होंगे, या कहें कि 2 दशक से बैठे होंगे, क्योंकि 2001 से अफगानिस्तान में अमेरिका का दखल बना हुआ है। 20 सालों से, 2 दशक से अमेरिका का लगातार दखल रहा। तालिबान और अलकायदा के खिलाफ यह लड़ाई 2 दशकों तक चलती रही, लेकिन अब अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सेनाएं हटाने का फैसला किया, तो सवाल यह है कि भारत की अब रणनीति क्या रहेगी? दरअसल ऐसे में भारत को अफगानिस्तान नीति पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर चीन, रूस और पाकिस्तान अपनी दखल अंदाजी को वहां बढ़ा लेंगे। और अब बात करते हैं एक ऐसे दंपति की जो दूसरे हनीमून पर कतर तो गया, लेकिन वहां जाने के बाद अरमानों का कतरा कतरा उसके हाथों से छिन गया। 21 महीने से ज्यादा कैद में रहे मोहम्मद शरीफ और ओमीबा कुरैशी दूसरा हनीमून मनाने के लालच में कतर गई थी पति पत्नी, लेकिन नशीला पदार्थ रखने के आरोप में 10 साल की जेल हो गई। दरअसल खाला तबस्सुम कुरैशी ने उनका इस्तेमाल किया, दोहा का टिकट कटवाकर ऐशो आराम का लालच दे दिया, लेकिन इसके बदले में बैग के अंदर 4.1 किलो हशीश रख दी गई। जैसे ही ये नवविवाहित जोड़ा कतर पहुंचा, पुलिस ने पकड़ दिया। इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग रैकेट चलाती तबस्सुम कुरैशी ने इनको फंसा दिया। काफी कोशिशों के बाद गुरुवार को मुंबई लौटे हैं पति पत्नी, और शायद इन्होंने तो तौबा तौबा कर ली होगी कि आगे से इस तरीके के झांसे में नहीं आना। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने कहा कि अमेरिका से दिल्ली इस्लामाबाद को एक टेबल पर लाने की कोशिश लगातार जारी है। वो लगातार कोशिश कर रहा है। दोनों देशों में हेल्दी और फंक्शनल रिलेशनशिप की जरूरत है, और इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है। दरअसल यूएई के राजदूत यूसुफ अल कैतिबा का बयान आया। उन्होंने कहा कि हम इसमें कर रहे अपने प्रभाव का इस्तेमाल, और उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो दूरी बनी है, दूरी चाहे व्यापारिक हो, दूरी चाहे मुद्दों के आधार पर हो, उस दूरी को कम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।